तो we will start gravitation chapter, and today it will be just introduction about gravitation. Okay, तो पहले हम लोग ये जाने कि अगर हम फोर्सेज को क्लासिफाई करें तो आपको मेनली दो तरह का फोर्स मिलता है। एक जो कांटेक्ट के कारण क्रिएट हो, ठीक है, कांटेक्ट के कारण क्रिएट हो, और दूसरा कोई बच्चा बता सकता है कि दूसरा फोर्स कैसे क्रिएट होता है? कोई बताओ। थोड़ा हम इनडायरेक्ट अप्रोच ले रहे हैं, आपको चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स वो, हाँ चलिए ठीक है। यहाँ मेनली मैं बताना चाह रहा हूँ आपको सेंट्रीपिटल। वेरी गुड, सेंट्रीपिटल। इन दैट केस देयर इज कांटेक्ट, देयर इज कांटेक्ट, यानी पूरे सर्कुलर मोशन में क्या हुआ, उस स्टोन का कांटेक्ट है किससे? टेंशन से। टेंशन है ना, तो वो हुआ कांटेक्ट। यहाँ मैं डायग्राम के द्वारा आपको बताना चाहूँ। ओके, हियर टेंशन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। समझ आया? यस सर। मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा बीच बीच में यस सर बोल दिया करें तो टीचर को भी यस सर खुशी मिलती है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। दूसरा जो फोर्स हम बात करेंगे, दूसरा जो हम फोर्स बात करेंगे, यह एक बच्ची ठीक बोली कि नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक बोली है। तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो एक तरह से कहा जाए फील्ड क्रिएट करता है। जैसे आप देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत एट्थ में पढ़े होंगे तो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और चार्ज जो है अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, फील्ड क्रिएट करता है। ये आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, और इसको किसी कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। दिस फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमको कैसे महसूस हुआ? गुड समीर, समीर इज रिस्पॉन्सिंग। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर दिया? तो जब आप कोई दूसरा, रिपीट अगेन। रुक जा, पहले पूरा बोल देने दो ये बात। तो अगर मान लिया कोई दूसरा चार्ज हम लाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ओके, क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, मतलब जांचने वाला, रिपेल ईच अदर। ओके, तो ये टेस्ट चार्ज, एक मिनट हम बता रहे हैं रोनिन। यदि ये टेस्ट चार्ज खिंचा गया तो आप बोलिएगा कि हाँ भाई ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। और ये यदि धक्का खा गया तो इसका मतलब हो गया कि ये पॉजिटिव है। अब है कि कितना दमदार फोर्स लग रहा है। तो अगर इसको भयंकर झटका लग गया तो हम कहेंगे कि भाई ये नो सर। नो सर। तो दिस इज विच टाइप ऑफ फोर्स? नॉन कांटेक्ट फोर्स। दिस इज विच टाइप ऑफ फोर्स? बोलो, दिस इज विच टाइप ऑफ फोर्स? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो, हो सकता है चार्ज से आप उतना फैमिलियर नहीं है, आपको मैं उस चीज़ से फैमिलियर कराता हूँ जो आप जानते हैं, मैग्नेट। मैग्नेट से तो आप खूब खेले होंगे। मैग्नेट में याद होगा कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। आप यदि एक आयरन पीस ही लाते हैं तो देखते होंगे कि मैग्नेट से आप नहीं भी सटाते हैं तो भी लगता है कि वो खींच रहा है। लगता है या नहीं? लगता है सर। लगता है। यस सर। तो यानी बिना कांटेक्ट के ही तुमको लग रहा है कि हमको आयरन पीस को कोई खींच रहा है। इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, बोलो, नॉन कांटेक्ट फोर्स। गुड,
भी लॉकडाउन में फंसे हुए होंगे, तो चूंकि वो साइंटिस्ट थे तो अपना बैठे हुए थे सेब के पेड़ के नीचे बाई चांस, और हुआ क्या कि एक सेब नीचे गिर गया। अब आजकल के बच्चे, वो सेब अगर गिर जाए तो क्या करेगा? बताओ, जल्दी से बताओ, क्या करेगा? सर खा जाएगा, खा लेंगे। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ठीक कहा समीर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, विच टाइप ऑफ फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट। वेरी गुड। अच्छा, हमको ये बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव या सम टाइम रिपल्सिव? सर ऑलवेज Always attractive. Which other force is attractive? Because Siddhi Siri, sorry Siddhi, your answer is not correct. Okay. Let us see that in case of magnet, we are seeing that if there is north pole. न्यूक्लियर फोर्स। अरे वेरी गुड, किसका जवाब था? वेरी गुड। कौन है ये बच्चा? न्यूक्लियर फोर्स। कौन बोला था सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स समीर। समीर। अरे समीर, तुमको तो हम गिफ्ट आके देंगे अभी। वेरी गुड। बिकॉज न्यूक्लियस के तरफ ही तो अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए तो बाहर नहीं निकल जाता है। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर यही देखो, इसमें है रिपल्सिव भी है, और यही इफ देयर विल बी साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, देन देयर विल बी अट्रैक्ट। वो नहीं होता। और इन केस ऑफ आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, opposite charges attract each other and same charges repel each other. यहाँ भी repulsive और attractive आया। सिद्धि श्री गौर कीजिएगा, यहाँ भी attractive रॉन्ग है। अरे सिद्धि, मैंने बोला नहीं, इट इज़ नॉट करेक्ट, मीन्स रॉन्ग हुआ। यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव अगर दोनों रहता, दोनों पॉजिटिव रहता तो रिपल्सन होता, एक पॉजिटिव होता निगेटिव होता तो अट्रैक्शन होता, तो दोनों नाम आया ना, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो दोनों हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। और समीर ठीक बोला कि न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज। एक है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ न्यूक्लियर। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए न्यूक्लियस एक्सप्लोड नहीं कर रहा है। दैट्स इट। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो देखो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि ये मेन मेरा कहना था कि दो फोर्स हम बात किए, एक हाँ ठीक है, एक कांटेक्ट और दूसरा नॉन कांटेक्ट। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो फील्ड क्रिएट करता है। तो यही बात होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में भी, कि ये अर्थ जो है अपने चारों तरफ क्या क्रिएट किया, एक फील्ड क्रिएट किया, और यदि उस फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। इस फील्ड को हम क्या नाम दिए हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। तुमको मालूम होगा कि अगर आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड चल जाइए, ठीक है, जैसे मान लो तुम रॉकेट से चले गए, बहुत स्पेस में चले गए, और वहाँ से तुमको मन किया कूदने का, तो कूद के तुम पृथ्वी पे नहीं आएगा, तुम वहीं घूमते रह जाएगा। समझ गया का? ओके, तो ये एक फील्ड हुआ। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये अर्थ ही सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं क्रिएट करती है। हाँ सिद्धि, हाँ, प्रेशर इन आवर बॉडी एंड हाँ, सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड ही, ये हम बोलना चाह रहे थे कि सिर्फ अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट नहीं होता है। कोई भी मास, ठीक है, एक छोटा सा भी पार्टिकल होगा तो अपने चारों तरफ क्या करता है? एक फील्ड क्रिएट करता है, एंड दैट फील्ड इज नोन एज व्हाट?
ग्रेविटेशनल फील्ड। हम आ रहे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा बात लिखा है, ग्रेविटी वगैरह बोल रहा है। हाँ रुनब, तुम्हारा भी अच्छा बात है। फोर्स ऑफ gravity, in that case we can use, when we can use force of gravity, in case of celestial object. But other than celestial object, if there are two objects, and if here we have to say about the force, then we will say that uh, in between these two objects force of gravitation is existing. वहाँ पर आप वर्ड यूज करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एंड इन केस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट वी कैन यूज द वर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसीलिए ना आप देखिए कि जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर एक्सेलरेट करती है तो हम लोग वहाँ यूज करते हैं वर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करते हैं ना, वहाँ पर नहीं ना बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्रिएट करता है कोई भी मास भी ग्रेविटेशनल फील्ड करता है। इवन आप कह सकते हैं कि वो जो न्यूक्लियॉन्स, जहाँ पर हम न्यूक्लियर फोर्स बात किए, तो वो भी एक तरह का क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ही हुआ, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का क्या है, मास है। ओके, तो हम लोग धीरे धीरे चैप्टर की ओर बढ़ कि अगर हम यहाँ दो मास रखते हैं m1 एंड m2, ओके, हाँ, वो हम फंडामेंटल के रूप में बताएं। फंडामेंटल फोर्स में तो न्यूक्लियर फोर्स भी आ जाता है। हाँ समीर, तो देखो भाई, मॉडर्न फिजिक्स में आओगे ना, समझे समीर, तो बहुत कुछ। तो हाँ, तो ये मास m1 और ये m2 है। सही समीर। हाँ, फर्स्ट लॉ ये बताया गया न्यूटन के द्वारा कि ये दोनों में क्या होता है, आपस में अट्रैक्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। जैसे आप हैं, मान लिया सिद्धि श्री है, सुप्रिया बैठी हुई है एक बेंच पे, तो वो भी आपस में एक दूसरे को खींच रही होगी, ठीक है। न्यूटन के द्वारा यही बताया गया कि इफ टू masses are here, then there is force of gravitation is existing, and it is directly proportional to the product of their masses. Okay, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, यानी अगर ये मान लिया ये 10 kg का है ये बच्चा और ये 20 kg का है, तो 20 इंटू 10 यानी 200 इफेक्टिव होगा। हाँ, वो हम बोलेंगे वाई डू वी नॉट फील अबाउट द अट्रैक्शन। थोड़ा सा अभी आगे बढ़ने दो, क्योंकि टॉपिक जो होता है थोड़ा डाइवर्ट होने लगता है। अभी फ़िलहाल हम लोग बात करें व्हाट वाज द लॉ गिवन बाय द न्यूटन। ओके, तो देखो यही चीज़ अच्छा होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू masses, एंड हाँ, दूसरा ये है कि यदि दूरी उन दोनों के बीच r है, ये मैं r लिख रहा हूँ, ओके, r है, तो उसके बारे में बताया गया है कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दूरी जितना ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ठीक, हाँ। अच्छा, एक बात मेरा यहाँ सुनना कि ये चीज़ न्यूटन बताए कि स्क्वायर ये एक अजूबा नहीं लगता है कि स्क्वायर वो उन्होंने बता दिया। जनरली तो आज ज़्यादातर साइंटिस्ट को हो सकता था ये बताते कि मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बोलते, लेकिन एकदम आर स्क्वायर वो बोल दिए। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली न्यूटन ने मदद लिया है ना, रहस्य नहीं है बाबू समीर, रहस्य नहीं है। अभी तो चूँकि आगे बढ़ते हैं, तो हाँ, सही।
लेकिन तभी न्यूटन को क्रेडिट देना है, ऐसा नहीं कि न्यूटन का एंटी हो जाना है। समझी सिद्धि श्री, न्यूटन का एंटी नहीं होना चाहिए। न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं, गैलीलियो को भी फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। गूगल पे सर्च कीजिए, आपको फिजिक्स के बहुत सारे फादर मिलेंगे। फादर, हाँ हाँ सिद्धि, जस्टिस मिलना चाहिए, है ना। हम लोग इतना नाम ले रहे हैं, गैलीलियो, कैपलर, आखिर बताए ना, यही तो जस्टिस है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन, अरे वाह निर्भय, बहुत तगड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है निर्भय। ये दोनों अगर लॉ को मैं कंबाइन करूं, एक F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, और ये फर्स्ट, टीचर का कोई क्रेडिट नहीं होता बाबू, क्रेडिट साइंटिस्ट का है। और टीचर लोग तो जो लिखा हुआ है वही पढ़ाते रहते हैं। तो कंबाइनिंग 1 and 2, combining 1 and 2, we get M1 M2 by R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर फिर क्या हुआ, प्रोपोर्शनल, इसको प्रोपोर्शनल कहते हैं भाई। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ, यानी रिलेशन बताया गया है। ऐसे केस में जब आप इक्वल लिखते हैं तो कांस्टेंट वहाँ आता है, ठीक है। जब अपना ये लगाया कि F इज इक्वल टू G, नहीं M1 M2 बाई R स्क्वायर, ओके, यानी M1 1, यहाँ पर हम अनम्यूट कर देते हैं, आपका जवाब मैं चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट आवाज़ जानी चाहिए। और ये भी 1 बाई 1, तो उसका आंसर कितना आया होगा? 1 न्यूटन का फोर्स, लेकिन ऐसा हाँ बोलो, ठीक नहीं है। उसका आंसर कितना आया होगा? वही तो, हाँ, 1 न्यूटन का फोर्स है तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। उसका आंसर आया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन। समीर बाबू, यही तो जी का वैल्यू है। जी वही ना करेंगे, सोचा कि हम 1 1 1 रखे हैं, तब तो हमको 1 न्यूटन आना चाहिए था फोर्स, लेकिन जब वो मेजर किया तो उसको ये आया। हाँ वही तो, क्योंकि अब समझ में आया? सर क्योंकि वो हाँ, इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब हुआ कि अदर देन दीज फैक्टर्स समथिंग इज ऑल्सो, समथिंग इज ऑल्सो। बात समझ में आया? हाँ, अब वो समथिंग कौन था? समथिंग कौन था? कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल। हाँ, यूनिवर्सल, सबसे बड़ा बात, इसको इतना ऑनर मिला हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय बोलो। हाँ, बाय सर, बाय बाय बाय, थैंक यू सर, हाँ ठीक है, गुड डे गुड डे गुड डे।